नमस्कार, स्वागतम, सुप्रभातम एंड वेलकम बैक इन अकेडमिया डेली डोज, ए डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम पावर्ड बाय अकेडमिया कैरियर। मैं हूं सुधांशु देव और आज की तारीख है 26 जनवरी 2022। तो आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करें गणतंत्र दिवस की तो आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की संविधान मसौदा समिति की अध्यक्षता में संविधान पूरे भारत में लागू किया गया। आज ही के दिन भारत एक संप्रभु राज्य बनकर तैयार हुआ और चूँकि आज के दिन को भारत गणतंत्र हुआ, इसलिए इस दिन को पूरे भारतवर्ष में 1950 से लेकर के अभी तक और आगे भी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है और आगे भी मनाया जाता रहेगा। तो आइए शुरू करें इस प्रोग्राम को। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। तो आइए इसी के साथ शुरू करें करंट अफेयर्स से जुड़े आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उससे पहले आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर आपको पिछले वीडियोज़ के भी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करें एक लाइन से कि कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। तो आइए शुरू करते हैं इसी लाइन के साथ आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, नीट 3.0 किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा एक मंच है? विकल्प ए है शिक्षा मंत्रालय, बी है श्रम और रोजगार मंत्रालय, सी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा विकल्प डी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। प्रश्न को फिर से सुने। नीट यानी कि NEAT 3.0 किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा एक मंच है? विकल्प ए है शिक्षा मंत्रालय, बी है श्रम और रोजगार मंत्रालय, सी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा विकल्प डी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इनमें से विकल्प ए शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट 3.0 प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक गठबंधन का शुभारंभ किया। यह देश के छात्रों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक एकल मंच है। मंत्री ने क्षेत्रीय भाषाओं में नीट द्वारा निर्धारित तकनीकी पुस्तकों का भी विमोचन किया। यह बेहतर सीखने के परिणामों के लिए, व्यक्तिगत सीखने के अनुभव के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी यानी कि IGRUA जो हाल ही में चर्चा में रही किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए है उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है बिहार तथा विकल्प डी है पश्चिम बंगाल। प्रश्न को फिर से सुने। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी यानी कि IGRUA जो हाल ही में चर्चा में रही किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए है उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है बिहार तथा विकल्प डी है पश्चिम बंगाल। इनमें से विकल्प ए उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी यानी कि IGRUA की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में फुर्सतगंज एयरफील्ड में की गई थी। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित IGRUA एक स्वायत्त निकाय है और इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक शासी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाता है। 2021 के दौरान IGRUA ने पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष औसतन 15,000 उड़ान उत्पादन के मुकाबले 19,000 घंटे की उड़ान दर्ज की। यह 2022 में 25,000 उड़ान घंटे का भी लक्ष्य रखता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी यानी कि SSIP 2.0 लॉन्च की? विकल्प ए है तेलंगाना, बी है गुजरात, सी है
महाराष्ट्र तथा विकल्प डी है उड़ीसा। प्रश्न को फिर से सुने। किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी यानी कि SSIP 2.0 लॉन्च की? विकल्प ए है तेलंगाना, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र तथा विकल्प डी है उड़ीसा। इनमें से विकल्प बी गुजरात बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि ICAI 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति यानी कि SSIP 2.0 का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों को नवाचार में आर्थिक रूप से सहायता करना है और इसे अगले 5 वर्षों के लिए मार्च 2027 तक लागू किया जाएगा। वित्तीय सहायता को पिछले संस्करण में 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के दूसरे चरण में कितने राज्य शामिल हैं? विकल्प ए है 3, बी है 5, सी है 7 तथा विकल्प डी है 10। प्रश्न को फिर से सुने। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के दूसरे चरण में कितने राज्य शामिल हैं? विकल्प ए है 3, बी है 5, सी है 7 तथा विकल्प डी है 10। इनमें से विकल्प सी 7 बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि CCEA ने हरित ऊर्जा गलियारा योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। इस योजना के तहत इस चरण में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे 7 राज्यों में 20 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। योजना की अनुमानित लागत 12,031 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की लागत का 33% केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बहुआयामी साहसिक खेल अभियान किस देश में आयोजित किया गया है? विकल्प ए है USA, बी है फ्रांस, सी है स्विट्जरलैंड तथा विकल्प डी है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न को फिर से सुने। भारत का पहला बहुआयामी साहसिक खेल अभियान किस देश में आयोजित किया गया था? विकल्प ए है USA, बी है फ्रांस, सी है स्विट्जरलैंड तथा विकल्प डी है ऑस्ट्रेलिया। इनमें से विकल्प बी फ्रांस बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को 27 अक्टूबर 2021 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यह फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान यानी कि NIMAS द्वारा आयोजित किया गया था। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई। टीम, जिनमें 8 सेना के जवान और अरुणाचल प्रदेश के 4 युवा शामिल थे, ने अल्पास माउंटेन रेंज में 250 किलोमीटर से अधिक की शीतकालीन ट्रेनिंग, पैराग्लाइडिंग, 975 किलोमीटर साइकिलिंग और भूमध्य सागर में 12 डीप स्कूबा डाइव की। अगला प्रश्न है, RBI द्वारा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए है राजीव महर्षि, बी है अनिल स्वरूप, सी है शशिकांत शर्मा तथा विकल्प डी है विनोद राय। प्रश्न को फिर से सुने। RBI द्वारा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में के बोर्ड में स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए है राजीव महर्षि, बी है अनिल स्वरूप, सी है शशिकांत शर्मा तथा विकल्प डी है विनोद राय। इनमें से विकल्प डी विनोद राय बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो RBI ने पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विनोद राय को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड यानी कि यूनिटी बैंक के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के अधिक स्वदेशी और उन्नत संस्करण का परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? विकल्प ए है क्रूज मिसाइल, बी है बैलिस्टिक मिसाइल, सी है पारंपरिक निर्देशित मिसाइल तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न को फिर से सुने। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के अधिक स्वदेशी और उन्नत संस्करण का परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? विकल्प ए है क्रूज मिसाइल, बी है बैलिस्टिक मिसाइल, सी है पारंपरिक निर्देशित
मिसाइल तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। इनमें से विकल्प ए क्रूज मिसाइल बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारत ने स्वदेशी सामग्री और बेहतर प्रदर्शन के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विकल्प ए है बलदेव प्रकाश, बी है झारखंड, सी है चंचल कुमार तथा विकल्प डी है वासुदेवन पीएन। इनमें से विकल्प सी चंचल कुमार बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो चंचल कुमार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अंकटाड के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2021 में एफडीआई 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत कम दर्ज किया गया है। विकल्प ए है 26%, बी है 25%, सी है 29% तथा विकल्प डी है 21%। इनमें से विकल्प ए 26% बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो व्यापार और विकास निवेश रुझान मॉनिटर पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार 2020 की तुलना में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में 2020 की तुलना में 26% की गिरावट आई है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान ब्रिक्स शेर्पा कौन है। विकल्प ए है दिलीप सिन्हा, बी है पीयूष गोयल, सी है देवयानी खोब्रागड़े तथा विकल्प डी है संजय भट्टाचार्य। इनमें से विकल्प डी संजय भट्टाचार्य बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो 2022 के भारत के ब्रिक्स शेर्पा संजय भट्टाचार्य ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किया। अगला प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के समाधान के रूप में। अब तक हमने बात की आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी प्रश्न बन सकते थे, हमने उनकी चर्चा की। तो आइए अब हम बात करें पिछले अभ्यास प्रश्नों के समाधान की, यानी कि वे प्रश्न जो आपको लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, हम उनके सॉल्यूशन की बात इस वीडियो में करेंगे। तो पहला प्रश्न था, किस भारतीय अभिनेता ने हाल ही में डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है। विकल्प ए था गौहर खान, बी था सुष्मिता सेन, सी कीर्ति कुल्हारी तथा विकल्प डी था टिस्का चोपड़ा। इनमें से विकल्प बी सुष्मिता सेन बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। विकल्प ए है चीन, बी है रूस, सी है भारत तथा विकल्प डी था ब्राज़ील। प्रश्न को फिर से सुने, 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। विकल्प ए था चीन, बी रूस, सी भारत तथा विकल्प डी था ब्राज़ील। तो इनमें से विकल्प ए चीन बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक 18 और 19 जनवरी 2022 को चीन की अध्यक्षता में एक आभासी मंच के माध्यम से आयोजित की गई थी। यह तो बात हो गई पिछले अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। अब बारी है बात करने की आज की डेट में बनने वाले अभ्यास प्रश्नों की, यानी कि वे प्रश्न जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, जिनके उत्तर आपको ढूंढ के लिखने नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आइए देखते हैं आपके लिए पहले अभ्यास प्रश्न। तो पहला अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, पीएम मोदी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं, जिसमें रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा शामिल है। किस शहर में स्थित है ये। विकल्प ए है बेंगलुरु, बी है विशाखापट्टनम, सी है कोच्चि तथा विकल्प डी है हैदराबाद। अगला प्रश्न है आपके लिए, उस घटना का नाम क्या है जो कोविड महामारी के दौरान अपनी नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है। विकल्प ए है महामारी और प्रकोप, बी है महामारी छोड़ना, सी है
महामारी इस्तीफा तथा विकल्प डी है महान इस्तीफा। उम्मीद करते हैं आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ये दोनों प्रश्न आपको हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएंगे। आप वहाँ पर विकल्पों के चयन करके आप वहाँ पर भी विकल्पों को चयनित करके इनके उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहें अकेडमिया डेली डोज के साथ। चैनल पर यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर और कू पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम आपके लिए नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।